जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया सर। अज तक खलो ही नहीं रहे हो तुसी। करते हैं कुछ बंदोबस्त आपका। जी इनिशियल मेजरमेंट किस पर हो, ये आईडीसी की देग सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है। ले ले ठीक है, ये आईडीसी की देग जो है ये आपके सफ़े की इस तरफ लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। पढ़ते हैं मिलकर। पहली बात उन्होंने ये की कि लेसी जो है वो लीज लायबिलिटी और राइट ऑफ यूज़ को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, ये रिकग्निशन की बात होगी, रिकॉर्ड करेगा। अब मेजरमेंट की बात हो रही है, किस पर करेगा। एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मेजर राइट ऑफ यूज एसेट एट कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शेल कंप्राइज अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमेंसमेंट डेट लेस एनी लीज इंसेंटिव रिसीव। ठीक है, बिफोर वाली भी उसने डाल दी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी इन डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग, ये वाली बातें लिखी हुई हैं। बोलो, आईडीसी, इंस्टॉलेशन, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग, पेमेंट को मैंने यहाँ डलवा दिया। राइट ऑफ यूज़ में शामिल करना था ना, कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। ये उसने भी ऐसे ही कहा था। ये इसी दिन के इंतज़ार में तो मैंने ये फ़नल इस तरह से बनाई थी और इसको मेन रखा था कि उसने कहा राइट ऑफ यूज़ में क्या आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, और उसके बाद ये बिफोर कमेंसमेंट कोई पेमेंट की, इंस्टॉलेशन है, आईडीसी है, ये सारा कुछ किस में डालोगे, राइट ऑफ यूज़ के अंदर। ठीक है जी। और लीज लायबिलिटी के बारे में क्या कहता है जी। लीज लायबिलिटी के बारे में, एट कमेंसमेंट डेट लेसी शेल मेजर लीज लायबिलिटी एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स दैट आर नॉट पेड ऑन दैट डेट। अब मैंने डाउन पेमेंट वहाँ ज़बरदस्ती घुसाई हुई थी, ठीक है ना, तो वो बस ठीक है ना, वो जिस दिन शुरू होता है काम उसी दिन ही पे हो रही होती है, इसलिए उसको रख सकते थे। लेकिन इसको तो इसीलिए निकाल लिए यहाँ से कि यार इसको रहने दो। ठीक है, लीज पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं की निकलेगी ना जो नॉट पेड है, इसीलिए तो हम एडवांस वाली को अलग से रख लेते थे। ठीक है, अच्छा इसको छोड़े, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाए। इसको भी छोड़ें। देखें जी, बात सुने। राइट ऑफ यूज़ की इनिशियल मेजरमेंट की बात हमने कर ली है, ऐसा ही है। इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, पीवी ऑफ एलपी, इंस्टॉलेशन, आईडीसी, पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग और एनी पेमेंट बिफोर कमेंसमेंट, ये सब कुछ राइट ऑफ यूज़ में शामिल करना है, उसकी कॉस्ट में शामिल करना है, और राइट ऑफ यूज़ रिकॉर्ड होगा। जैसे वो पीपीई को रिकॉर्ड करते हुए कहते थे इसकी कॉस्ट में ये हो ये हो ये हो ये हो गया, रिकॉर्ड हो गया। अगली कहानी आती थी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जिसमें हमने कहा था पीपीई में होते हैं दो मॉडल्स, कॉस्ट मॉडल या रीवैल्यूएशन मॉडल, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी ऐसे ही कहा था कि इसमें दो मॉडल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आज हम राइट ऑफ यूज़ के सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात करने लगे। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, बस ये हिम्मत करके पढ़ लो, बस उसके बाद फिर मज़ीद थ्योरी कोई होगी तो वो कल। ठीक है, इतना ही हो सकता है ना, फिर अब सवाल भी तो करना है वो। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी तो है। हाँ, वो थ्योरी ही समझ लें, लेकिन साथ ही उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देख लेंगे, जो सवाल रिसेंट वाला करना है। अच्छा जी, आपने कोई मशीन ली है लीज पर, कोई व्हीकल लिया है लीज पर, कंप्यूटर ले लिया किराए पर, लीज पर, लैंड ले लिया, इधर इकट्ठी कर दी है सर ने आज, बिल्डिंग ले ली है। अच्छा, फिलहाल राइट ऑफ यूज़ को जो छुपा रहा हूँ, आपके पास कोई मशीन है, कोई व्हीकल, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग है, और ये सारे के सारे हैं फॉर यूज़ इन बिजनेस। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग अगर अपने इस्तेमाल में करने के लिए आपने किराए पे लिया है तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना कह देना, मेहरबानी आपकी। ठीक है, अच्छा, अब मैंने राइट ऑफ यूज़ छुपाया हुआ है, राइट ऑफ यूज़ छुपाया हुआ है। उसके बाद एंटिटी ऑब्टेन्ड
सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग करें, क्योंकि प्लांट मशीनरी तो इधर आ गया ना। प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने अपने यूज़ के लिए लीज पे लिया, लीज को छोड़ो, अपने यूज़ पे रखा हुआ है तब भी पीपीई होता है। किराए पे दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी तब भी पीपीई होता है। मसला तो लैंड एंड बिल्डिंग में आता है। अगर वो अपने यूज़ वाली है तो पीपीई, और अगर अपने यूज़ वाली नहीं है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंटिटी ऑब्टेन्ड लैंड एंड बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो भी है, एंड देन rented it out to others, and then rented out further, आगे रेंट पे दे दिया। ये तो फॉर रेंटल पर्पस हो गया ना, फिर फॉर रेंटल पर्पस। अभी ऊपर ना पढ़ोगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी जनरल डिस्कशन होगी, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर है आपके अपने यूज़ के लिए, तो आप क्या करोगे। स्टैंडर्ड IS 16 लगा था, इस पर क्या लगता है जी, IS 16 लगता है। और वो कहता है कि यू कैन यूज़ आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। और अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है जो आपने रेंटल पर्पस के लिए रखी हुई है, पड़ी है, मैंने नहीं कहा लीज पे लिया, अभी पड़ी है, ठीक है, तो आपका IS 40 लगेगा। और वो कहता है कि आप या तो इसको रख लो कॉस्ट मॉडल के अंडर, या इसको फेयर वैल्यू मॉडल में रख लो। ठीक है बच्चों, सही है। अच्छा, अब ये तो होगी जनरल डिस्कशन, इसका आपको पता है, इसका आपको पता है। अब आपने एसेट लिया लीज पर, और वो एसेट है जैसे पीपीई है, जैसे पीपीई, तो उस एसेट को भी, राइट ऑफ यूज को भी वही ट्रीटमेंट में डाल दोगे जिस ट्रीटमेंट के अंदर बाकी पीपीई ने डलना है। मैं इतनी सी बात करना चाह रहा था, ठीक है। और अगर आपने कोई एसेट लिया है और वो ऐसे है जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो वो जो आपने खुद नहीं खरीदा, लीज पे लिया है, उसको राइट ऑफ यूज़ कहते हैं। उस राइट ऑफ यूज़ के साथ भी आपने सब्सिक्वेंट में वही करना है जो आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ अपनी के साथ करते थे। इज इट क्लियर। अब इसको एक नज़र पढ़ लेते हैं, बातें यही हैं। इजाज़त है, लेट हो गए, जल्दी करो, ये लो जी। आफ्टर द कमेंसमेंट डेट a lessee should measure right of use asset applying a cost model unless it applies either measurement models. Cost model क्या है? To apply cost model, lessee shall measure right of use at cost less accumulation and impairment loss. Depreciation पढ़ लेना, इसको रीड करना, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अदर मेजरमेंट मॉडल्स पे आए, ये असल में मैं पढ़ा रहा था आपको। और लीज के बारे में सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात क्यों नहीं की, वो आपको मतलब स्केजुअल से सिखाया हुआ है, ठीक है ना। स्केजुअल लीज लायबिलिटी हम किस पे रख रहे होते हैं, बस वो इंटरेस्ट हम निकालते थे, इंस्टॉलमेंट निकलती रहती है, वो उसको प्रेजेंट वैल्यू को कम करते आते हैं और बैलेंस शीट में वो सारा कुछ बस आपको आता है, यहाँ से नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। पढ़ोगे तो अगर समझ आ जाए तो वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ा रहा था आपको। पहली बात उन्होंने क्या की, चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रख लो राइट ऑफ यूज़ को, किसको, राइट ऑफ, ये राइट ऑफ यूज़ चल रहा है यहाँ, ये देखो, राइट ऑफ यूज़ को सब्सीक्वेंटली चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रख लो। कॉस्ट मॉडल क्या है, ठीक है जी, पढ़ लेना, डेप्रिसिएशन का पता है आपको, ठीक है, समरीज में लिखा हुआ है। अदर मेजरमेंट मॉडल्स भी हैं, कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखना तो क्या करो, कहते हैं जी, इफ अ लेसी अप्लाइज फेयर वैल्यू मॉडल इन IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेसी शैल ऑल्सो अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल टू राइट ऑफ यूज दैट मीट डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर लेसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाया हुआ है, कॉस्ट मॉडल तो ऊपर लिख दिया ना उसने, वो तो सबका सेम होता है, कॉस्ट मॉडल तो सबका सेम होता है ना, वो ऊपर लिखा आया,
नीचे आके वो क्या कह रहा है, अगर लेसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे फेयर वैल्यू मॉडल लगाया हुआ है तो जो राइट ऑफ यूज़ इस नेचर का लाइक IS 40 को राइट ऑफ यूज़ भी है तो उस पर भी क्या लगाए, फेयर वैल्यू मॉडल। और अगर अगली बात, अगर राइट ऑफ यूज़ रिलेट टू अ क्लास ऑफ PPE टू विच लेसी अप्लाइज रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी प्लांट और प्लांट को उन्होंने रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है IS 16 में, लेसी मे इलेक्ट टू अप्लाई रीवैल्यूएशन मॉडल टू ऑल इट्स रीवैल्यूड एसेट्स रिलेटिंग टू दैट क्लास। ठीक है, तो वो ये कहता है कि भाईजान इनिशियल मेजरमेंट तो होगी एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली भी चाहो तो कॉस्ट पे रख लो, और कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। और डेप्रिसिएशन की जो डिस्कशन है वो वही है जो आपने पढ़नी है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो यूजफुल लाइफ विल नॉट ट्रांसफ़र तो शॉर्टर पे। ठीक है, अच्छा अगर वो कहता है कॉस्ट मॉडल पे नहीं रहना तो फिर ये देखो कि ये राइट ऑफ यूज़ किस नस्ल का है, क्योंकि कॉस्ट मॉडल चाहे PPE का हो चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का हो तो सेम था। अब अगर तो आप PPE में किसी चीज़ को रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखे हो तो उस जैसा कोई राइट ऑफ यूज़ लाओ तो उसको भी रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखना। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपनी फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी हुई है तो आपने कोई राइट ऑफ यूज़ यानी कि लीज पर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले ली है, ये आपकी अपनी थी, तो ली हुई लीज वाली को भी फेयर वैल्यू के ऊपर रख लेना। ठीक है जी स्टूडेंट, बेटा वो गेन लॉस यहाँ पर जैसे सिखाया हुआ है वैसे ही बनेगा। ये फेयर वैल्यू गेन लॉस आएगा, ये फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L डेबिट लॉस है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। ठीक है, या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना लिया ना, देखो राइट ऑफ यूज़ अलग चल रहा है, इसका लीज पे तो कोई असर नहीं है। राइट ऑफ यूज़ तो जस्ट लाइक PPE बना हुआ है हमारे पास, डेप्रिशिएट हो रहा है हर दफ़ा, तो ये यूँ समझो राइट ऑफ यूज़ नहीं है, यूँ समझो प्लांट है, प्लांट के साथ क्या करते आए हो आज तक। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो यूँ समझो ये बिल्डिंग है, तो क्या करते आए उसका, जो करते आए वही करो। लीज लाइबिलिटी तो हमने अलग रखी हुई है, ये तो राइट ऑफ यूज़ की बात हो रही है। ठीक है, काफ़ी है जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ज़ौक़ रखते हैं तो पेज नंबर 66 पे आए, बस ये आखिरी बात है, उसके बाद पास पेपर का एक सवाल करते हैं। ऑप्टिमिज्म लिमिटेड, आई थिंक 16-17 नंबर पे वो सवाल है, एंड पे करके 66 पे पहुंच गए आप लोग, मैं नहीं पहुंचा, ओह नहीं आया मोहम्मद बख्शा। अच्छा जी, ये मैं ना 2 हिस्सों में पढ़ाऊंगा, बल्कि शायद 3 हिस्से भी हो जाए, यानी ट्यूसडे को हम IS 21 इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। तो थोड़ी सी बात ये आज समझा रहा हूँ, ये आज मैं अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अंग्रेज़ी काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो इस वक्त भी जो है ना भाई के बाल तो खड़े भी हो गए हैं अब इस बात से। ठीक है ना, दिमाग अब थोड़ा सा टेंशन में आ गया इनके, तो मैं आपको सिर्फ इसका एक मैप बना के थोड़ा सा बता देता हूँ जितना को सवाल में भी इस्तेमाल हो जाए। असल में ये आपको समझा दूंगा आज, और ये जो है ना ये इंशाल्लाह ट्यूसडे को कुछ पढ़ेंगे, फिर कुछ वेंसडे को पढ़ेंगे, और फिर जाके इसको, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे तभी हाजमा होगा इसका। ठीक है, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अहम बात है, या थोड़ी बहुत जैसे आज सवाल में इस्तेमाल होने लगी है। ठीक है, तो ये सारी अंग्रेज़ी आप चाहें ना ही पढ़ें, वैसे मैं ख़ुद पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप जो मैं कह रहा हूँ बस वही कर लें। ठीक है, या ना हो सारा टॉपिक ऐसे बेहतरीन शीशा हुआ है और यहाँ पे आके यार लगता है कि लीज़ हमें समझ नहीं आया। अच्छा जी बच्चों, ये डिसाइड करना कि लीज़ है भी कि नहीं, ये बेसिकली बड़े जान जोखों का काम। ये किस वक्त किया जाता है, जब इंसेप्शन होती है लीज़ की। मैंने आपको एक बार बताया था कि कमेंसमेंट लीज़ से ही सारी लीज़ हम करते आ रहे हैं, सारी एंट्रीज इस दिन से होती हैं, हर सवाल पे यही डेट लिखी होती है। तो डेफिनेशन इंसेप्शन लीज़ की क्यों लिखी हुई है, तो इंसेप्शन लीज़ पर इंसेप्शन डेट क्यों लिखी हुई है डेफिनेशन, तो इंसेप्शन डेट क्या है, उस दिन खड़े होकर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये लीज़ भी है कि नहीं। अब अगर डिसाइड हो जाए कि ये लीज़ है तो फिर अगली बात होती है लेसी की है या लेसर की। लेसी की है तो उसके अपने रूल्स, या नॉर्मल या शॉर्ट टर्म लो वैल्यू, और अगर लेसर देख रहा है उस लीज़ को तो वो अपने 5 सवाल लगा के ऑपरेटिंग या फाइनेंस। लेकिन उससे पीछे वाली बात अभी करने लगे हैं, यानी पहला लेक्चर आज हम कर रहे हैं, बेसिकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IFRS करना। ठीक है, आप लोगों को लग रहा था ख़त्म कर रहे हैं। तो लीज़ है भी कि नहीं, लीज़ इज़ अ लीज़
और इज नॉट अ लीज। तो मेरे वाली इंग्लिश ही होगी वैसे। लीज इज अ लीज और इज नॉट अ लीज। लीज लीज भी है कि नहीं, लीज इज और नॉट इज। हाँ ये सही इंग्लिश है। लीज इज, लीज है और नॉट इज या नहीं है। हाँ क्या क्या देख रहे हो, टाइम देख रहे हो? फिर क्या हो, अहमद से पूछ रहे हो क्या? शायद पीछे वाले भाई सोए हुए हैं, जगा दो ना उनको। आमिर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आमिर भाई ना, आमिर भाई का मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आमिर भाई जो है ना थोड़ा सा किताब रजिस्टर लेके बैठते। अब तक माशाल्लाह इनका ये फाइनल में आप पढ़ रहे होते, कैफ तो इनका हो गया ना तब। अच्छा जी, लीज लीज है भी या नहीं, ये बंदा बीमार है भी कि नहीं, 2 टेस्ट कराने पड़ेंगे हमें उसके। ठीक है, पहला टेस्ट कहलाता है शुगर का टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है जी, और दूसरा टेस्ट कहलाता है, बताता हूं अभी। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाओ, लीज लीज है भी कि नहीं, इस पे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगाओ। ये पकड़ो यहाँ से, ऐसे ऊंचा करके रखना है आपने। ठीक है, ये कमरे से बाहर है, मैं कमरे में हूँ, और हुसैन कौन सा है तुम दोनों में से? हाँ, हुसैन मेरे पास आया है। तो हाँ वो वैसे नाम मिक्स हो गया, तो तुम दोनों के नाम भी मिक्स हो जाते हैं मुझे। जब थक जाओ तो भी इधर ही रखना। अच्छा, हुसैन मेरे पास आया, मैं लेसर हूँ, लीज पर मार्कर लेने आया है। ठीक है, मैंने हुसैन को कहा, कमरे में बैठा हूँ, मैंने कहा बाहर से रेड वाला मार्कर ले जाओ, बाहर से रेड वाला मार्कर ले जाओ। तो ये आइडेंटिफाई कर दिया मैंने। मल्टीपल मार्कर्स में से जो लीज पर देना था मैंने उसको एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई कर दिया। ये बाहर निकलेगा, इसको कितने मार्कर नजर आएंगे? 3। इसमें से कौन सा ले लेगा? रेड। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हमने की एक्सप्लिसिट। अच्छा, हाथ थले कर लो, रसा कर लो। ये इम्प्लिसिट भी हो सकती है। इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हुसैन, हुसैन जाओ बाहर, मार्कर लीज पर, मार्कर पड़ा है, जाओ लीज पर ले लो। अब बाहर गया तो पड़ा ही क्या है? एक ही, और वो कौन सा है? रेड ही है। तो बस होगी ना फिर आइडेंटिफिकेशन। अब ये इम्प्लिसिट है। मैंने यहाँ पहले क्या कहा था? जाओ बाहर से रेड वाला मार्कर लो, मैंने ये नहीं कहा था मार्कर ले लो, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ना होती। ठीक है, वहाँ मुझे कहना पड़ा बाहर से रेड मार्कर ले जाओ। अब ये एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो गई, और ये भी तो आइडेंटिफिकेशन ही हो गई। अगर मैंने रखा ही एक हुआ है और मैं कह रहा हूँ हाँ भाई डन है, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है एसेट बाहर पड़ा है ले जाओ। अब बाहर जाएगा तो एसेट ही कौन सा पड़ा है? वही जिसकी बात हो रही थी। तो ये इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह भाई। दूसरी बात, फिर तीनों पकड़ो यार। ग्रीन मार्कर नहीं है हमारे पास, है ना? हाँ यस, आज काम आया। मैं भी कहना सीधा की काम होना है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में पहला टेस्ट क्या है जी? एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन हो, और दूसरा मेरे पास मेरे पास सब्स्टिट्यूशन का राइट ना हो। मेरे पास सब्स्टिट्यूशन, तुम सब नहीं हो, कहाँ हो? घर बैठे हो। मेरे पास लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूट, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नो सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट। क्या मतलब? हाथ होते, क्या नाम है तुम्हारा? शहरयार आया मेरे पास, कहने लगा सर वो जो रेड मार्कर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त चलता है। ठीक है, और अगर वो आप मुझे लीज पे देंगे ना तो मैं आपको उसके 120 रुपये दूंगा। अब हुसैन को मैंने
यही 100 रुपये में लीज़ पे दिया हुआ है। हुसैन को रेड ब्लू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने हुसैन को बुलाया और उससे कहा, हुसैन अच्छा तुम तो नीचे कर लो, तो हुसैन की बारी थी, रेड मार्कर दो उसको। मैं हुसैन के पास चला गया, मैंने कहा शागिर्द है मेरा, हाथ उत्ते। मैंने कहा हुसैन यार बात ये है कि तुम्हें तो मार्कर ही चाहिए ना, ठीक है, नीला हो पीला हो लाल हो, ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम ये रख लो, तो ये मुझे दे दो, ठीक है। और ये मैं लेकर आ गया और ये मैंने इसको पकड़ा दिया। अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया लीज्ड एसेट को। मेरे पास ये राइट था तो मैंने किया, उसने मुझे ये बदलने दिया, जैसे भी था राइट, अब मैंने जो भी किया है, ठीक है, ये भी लिखा होगा तो तभी ना, वरना तो कौन देता है भाई अपना लीज्ड एसेट। वो हो सकता है उसने इंस्टॉल कर लिया हो ये मार्कर। चलिए ये बात बाद में करता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ है जी, मेरे पास सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट है तो ये लीज नहीं है। पहला टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बीमार है बंदा, लीज बीमार है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी बात करता हूं, ये जो मैंने की है ना अभी बात दोबारा करता हूं, लेकिन फिलहाल आपको मैंने क्या बताया, आइडेंटिफाई करो, चाहे एक्सप्लिसिटली चाहे इम्प्लिसिटली, क्या चीज है जो लीज पे दी जा रही है या ली जा रही है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, लेसर के पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे भी होता है ना, हम जो है वो मैं ट्रेन्स जो है वो लीज पे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक ट्रेन जो है वो क्या नाम तुम्हारा, नूरुल हक को लीज पर दी हुई थी, ठीक है। और क्या नाम भाई, एंड पे भाई बैठे हो, हाँ। अब और आहिस्ता हो गया, मैंने यूँ किया, अब्दुलरहमान आ गया मेरे पास, वो कहने लगा वो लाल वाली ट्रेन जो है ना, वो मैंने जो है ना अपने उस क्या कहते हैं, मैंने कोई रिजॉर्ट बनाया, उसमें मुझे लाल वाली ट्रेन चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या नाम बताया था, नूरुल्लाह को मैंने कहा कि यार तुम्हें तो ट्रेन ही चाहिए ना, ठीक है, तुमने तो वो अपनी कोयलों की कान से कोयले निकाल के ही लाने हैं, तो लाल हो नीली हो पीली हो तुम्हें इससे क्या, मुझे ज़रा फ़ायदा हो रहा है तो मैं उससे ये फ़ायदा कमा लूँ, ये मैंने दिल में कहा। मैं उसको कहा यार ज़रा वो ट्रेन नई ट्रेन देता हूँ यार, वो मुझे दे दो। पिछली गल की है, उसने ज़्यादा पैसे कहे हुए यहाँ से कम आ रहे हैं, इसको ट्रेन ही चाहिए। मैंने कहा यार तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी, तुम ये वाली मुझे वापस कर दो और नहीं भेज रहा हूँ। ये राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए मेरे पास, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है। जैसे वो तीनों ये बाहर मार्कर हैं और हुसैन को हमने क्या कहा है, जाओ बाहर से एसेट ले लो। अब बाहर गया और खड़ा है, परेशान है, कौन सा ले लो, अपनी पसंद का ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए। एक काम का होना ज़रूरी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में एक काम का एक रिजल्ट पॉजिटिव आए, एक नेगेटिव नहीं, एक रिजल्ट चले ठीक है, उलट हो जाएगी बात जी। तो एक का होना ज़रूरी, दूसरे का ना होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या टेस्ट है जी, दूसरा है जी कंट्रोल टेस्ट। अच्छा, इसको बाद में ही करते हैं, पहले इसको पूरा कर लें, घर पहुँचा आए इसको, ठीक है। इसका क्या मतलब है, जो मैं ये अभी कर रहा था बात कि लेसर हैज़ नो राइट टू सब्स्टिट्यूट, ये कब होगा, सब्स्टिट्यूशन का राइट कब होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, ठीक है। सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट, सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट्स if it is practically possible। ये अब मैं उस तरफ आ गया कि ये मार्कर नहीं था, मार्कर होता तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है सब्स्टिट्यूशन। हो सकता है मैंने प्लांट इसको लीज किया हो, प्लांट इसको लीज पे दिया हो, ठीक है, और इसने वो प्लांट 6 महीने लगा के इंस्टॉल किया हो, और मैं पहुंच जाऊँ, मैं कहूँ यार ज़रा खैर यार को चाहिए उस तरह का प्लांट, तो अब मेरे दिल में ये है कि वहाँ से फ़ायदा मिलेगा, मैं कहूँ कि यार उखाड़ो ना ये प्लांट, मुझे दे दो वापस, मैं तुम्हें नया देता हूँ। वो कहेगा करना ली गल करो पाए उस्ताद है गए तो नाइन ना मिस यूज तो ना करो, अनड्यू इन्फ्लुएंस है ये तो, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल लग रहा है आपको सब्स्टिट्यूट करना, ये बात समझ आ रही है। तो पहली चीज़, सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट कब एग्जिस्ट करेगा मेरा, जब ऐसे मार्कर जैसी लीज हो, जब प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूं।
और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो फिर मेरा सब्सटेंटिव राइट, चाहे मैं लिख भी दूं एग्रीमेंट के अंदर कि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, फिर वो आपको राइट नहीं है, वो लीज को ख़राब नहीं करेगी ये वाली बात, वो लीज ही है अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सब्स्टिट्यूट करना। ये तो आपने सारा कुछ गड़बड़ी कर दिया ना, उसको काट के ले आया फिर उसको नई कॉस्ट हो तो सारा कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे कौन मानेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, एक तो प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, क्या चीज़, सब्स्टिट्यूशन, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल एंड, और दूसरी शर्त भी होना ज़रूरी है, वो क्या, 100 पर इसको दिया हुआ था मार्कर लीज पर, शेयर यार को कितने पे देने लगा था मैं, 120 पे, मुझे बेनिफिट भी होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है, लेसर वुड गेट बेनिफिट। ठीक है जी, अब ये जो है ना उलट पढ़ते हैं हम, ठीक है, ये इस तरह से पढ़ते हैं। वेट, एक मिनट पहले, मेरा सब्सटेंटिव राइट टू सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करता है अगर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सब्स्टिट्यूट करना जिस चीज़ की बात हो रही है, और दूसरा मुझे इससे बेनिफिट भी हो रहा है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर लीज नहीं है, और ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास है। ठीक है, बस एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट आइडेंटिफिकेशन देखो और इसको लीज कह दो। ठीक है, ये हो गया एक टेस्ट। अगला सवाल पहले ले ले, जल्दी करो। क्वेश्चन ये था कि अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि 5 साल बाद अपग्रेडेड वेरिएंट वो लीगल, तो वो लीज ही 5 साल की होगी, वो अगला ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो नई लीज बनेगी, अगला एसेट तो ख़त्म हो, राइट ऑफ यूज़ तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ज़्यादा जोर ना लगाएं इतना सोच सोच के जी। नेक्स्ट दूसरा टेस्ट है जी कंट्रोल टेस्ट, ये बड़ा आसान टेस्ट है। क्या नाम है आपका? सकलैन भाई ने क्रिकेट अकेडमी में मानी चाहिए तुमसे, तो सकलैन भाई ने, सकी भाई ने एक गाड़ी लीज पर ले ली। अब सर्दियां आगे आ रही हैं, धुंध होगी, बारिश भी होगी, कौन गरम गरम सर्दियों के अंदर गरम गरम और बारिश में खुश्क खुश्क कॉलेज पहुंचेगा? जिसने गाड़ी ली है, शक्ल देख रहे हो मेरी, उसी ने ही पहुंचना है, यही तो बताना चाह रहा हूँ। लीज पे गाड़ी किसने ली है, तो इसका कंट्रोल है अब गाड़ी पर, तो गाड़ी से आने वाले सारे बेनिफिट्स सकलैन के, और हुसैन को दरवाज़ा हाथ भी न लगाने दे, शहरियार को कहे दूर से गुजरो, और किसी को फ़ायदा ना लेने दे, दूसरों को फ़ायदा लेने से रोकने की ताकत भी किसके पास है, सकलैन के पास। जब ये दो चीज़ें आ जाएं तो कहा जाता है कि ये चीज़ इसके कंट्रोल में है। जिसकी चीज़ के बारे में आपने कंट्रोल डिटरमिन करना है ना, तो उसके ऊपर ये दो चीज़ें अप्लाई कर लिया करो। कोई भी एसेट है, क्या उससे आने वाले बेनिफिट्स इसी को हैं, और क्या उसके रिस्क्स भी जो एसोसिएटेड हैं इसी को ही हैं अब, और दूसरा दूसरों को फ़ायदा लेने से रोकने वाली ताकत इसी के पास है। अगर ये दो चीज़ें पूरी हो जाएं तो इसको कहा जाता है कंट्रोल एग्जिस्ट करता है। तो कंट्रोल टेस्ट क्या है, लेसी हैज़, ये वाली बात मैं करने मुझे सकलैन के लिए की है, लेसी हैज़ राइट टू ऑब्टेन बेनिफिट्स, है ना, सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स। थोड़े से हमें नकल करने दो यार। अच्छा जी, लेसी हैज़ राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स, और दूसरों को रोकने वाला लेसी, या ये कर लो, अभी नकल करके आ रहा हूँ, लेसी हैज़ राइट टू डायरेक्ट द यूज़। चलें, ये आप पूरा मैंने किया है, ये बात तो इंशाल्लाह कल समझाऊंगा, ये तो बड़ी एग्जांपल समझानी पड़ेगी। तो आज की बात सिर्फ इतनी सी ही मैं रखना चाह रहा था, तो मैंने ऊपर बता दी। बहरहाल चूँकि इसको अब आगे कंटिन्यू करना है तो मैंने ये लिख पूरा दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं आपको आगे दूंगा, ये जो मैंने बात लिखी है। फ़िलहाल सिर्फ इसको देखें, लीज़ कब लीज़ है या नहीं है, जब ये दोनों टेस्ट पास हों तो ये लीज़ है, वरना नहीं है। जिसमें पहला टेस्ट मैंने आपको अभी पढ़ाया, समझो, ठीक, उसको भी अंग्रेज़ी में नहीं पढ़ाया, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बता दिया कि अगर एसेट एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली आइडेंटिफाइड है और
लेसर के पास सब्सटेंटिव राइट टू सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो गया है और ये लीज है। और अगर इनमें से कोई गड़बड़ हो जाए तो ये लीज ही नहीं रह जाती। ठीक है, आए जी। अब एक क्वेश्चन है ऑप्टिमिज्म के नाम से। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए आपके अंदर। ये टेढ़े टेढ़े पढ़ लिया आपने, टेढ़े टेढ़े, ये टेढ़े टेढ़े ज़रा आप पढ़ लेना। अब आप इस काबिल हो कि इसको पढ़ सको। देखना ज़रा इसमें कोई एक चीज़ ऐसी ना हो जो हमसे बच गई हो। बच गई हो तो बता देना, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बता दो सब। ठीक है, ताकि मैं करवा दूँ कोई रह गई है तो। ठीक है, वो फ्लो चार्ट्स हैं जो हमने पढ़ा हुआ है और जो मैंने बनाए होते हैं वही बने हुए हैं इधर। ज़रा देखो ऐसे, ज़रा मैं चेक करा दूँ आपको। पता नहीं ये क्या नई चीज़ आ गई। ये देखो 9 बजे आया था लेसी लेसर के पास, गारंटी करके चला गया था। लेसर ने 9:30 बजे बैठ के सोचा था, अच्छा नहीं ये दूसरा है, ये भी पॉइंट पढ़ना है। खैर इसी तरह की चीज़ें हैं ये। हाँ ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेसी ने गारंटी किया 9 और ये एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली बात है। एस्टीमेट किया 4 देना पड़ेगा तो फिर 4 मिलेगा। तो इस तरह से वो GRV UGRV निकाली थी जो हमने, ये यहाँ पे ये बात हो रही है। IDC का मैंने आपको टेबल बनवाया था, नॉर्मल लीज की, शॉर्ट टर्म लीज की, सिंपल लेसर की, ये वही बातें लिखी हुई हैं। तो एक बार तसल्ली कर लेना ना, वैसे मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप यूँ करके सफ़ा करके तसल्ली कर लेना कि ये कोई चीज़ मिस तो नहीं है इसमें से। आगे देखें, हाँ ये लेसर का फार्मूला, ये गन है इसके हाथ में, ये गोली है। ये क्या है, अगर मिसिंग फिगर्स हों रेंटल या रेट, तो मैंने कल बताया था आपको लेसर का फार्मूला लगता है जिसमें इम्प्लिसिट रेट यूज़ होता है। और ये सारे के केस में जब मिसिंग फिगर हो, रेट और फार्मूला यही रहेगा। और उसके बाद IDC 0 लेंगे मैन्युफैक्चरर डीलर की। इस तरह की बातें लिखी हुई हैं जो हमने सारी की सारी पढ़ी हुई हैं। डिस्काउंट रेट, ये तीनों मैंने आपको बताए थे। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे स्लो पॉइजन की तरह से पहुंचा दी गई हैं, आपको पता ही नहीं लगा। तो इनको पढ़ लीजिएगा ज़रा, ठीक है। और ठीक है, ऑप्टिमिज्म, सगाही, कैपरी, ऑप्टिमिज्म, पास पेपर 16 पेज नंबर 150। और खूबसूरत बात, आज की सबसे खूबसूरत बात, ये आपका होमवर्क है। और वैसे ज़रा एक नज़र डाल लें, ये पता है कब आया सवाल, मार्च 2022 में। और 12 नंबर का ये सवाल है जिसमें से मैं पार्ट 2 अभी आपको करवा के भेजने लगा हूँ, 5 मिनट का है। ठीक है, जो बी पार्ट है इसमें ना UGRV कैलकुलेट करनी है, ये अभी आप ना कीजिएगा। हालांकि एक बात बता दूँ, ये भी हो जाना है। वो जो अभी लेसर वाला फार्मूला नहीं बताया, मिसिंग वाला, इसमें फनकारी ये लगाई थी कि रेंटल इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया था, UGRV मिस कर दी थी। बहरहाल इसको ट्राई ना करना, ये मैं खुद ट्यूसडे को आके पार्ट बी करवाऊंगा। 2 नंबर का, 3 नंबर का, 12 नंबर का सवाल आपने करके आना है, जिसके अंदर ज़्यादा काम जो है वो क्या है, ज़रा चेक करते हैं। देखो तो सही ना कि ये 2022 मार्च में इसने क्या पूछा था। ये नए नए सवाल है, सितंबर 22 है, मार्च 23 है। अभी आप देखेंगे ये सारे आपसे हो रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे ऑन 1 जनवरी 20 OL लीज्ड अ मशीन फ्रॉम FBL, लेसी है कि नहीं, कि नहीं, लेसी है कि नहीं। अच्छा, डिटेल्स आर एज फॉलोज, लीज पीरियड इज एग्रीड एज 6 years, however the lease contains an option for OL, लेसी के पास है, to terminate the lease at the end of 4 years upon payment of penalty। पढ़ा हुआ है सब कुछ। OL is reasonably certain to exercise this option due to पता नहीं टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब लीज कितने साल की, 4 की आएगी, और चौथे साल के एंड में 1 million की पेनल्टी भी आएगी। कोई नवा कम होया नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 million वॉज पेड ऑन 1 जनवरी 20, पहले दिन ही है ना, यकम। एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन 1 जनवरी, एडवांस ही हैं, सब्जेक्ट टू डिक्रीज ऑफ 2 million इन ईच ईयर। उन्होंने कहा परसेंटेज भी मत लगाओ, हम निकाल के भी दे देते हैं फिगर। क्या कितने गया, पहली 12, फिर 10, फिर कितने साल, 4 है, 4 साल है ना, 12, 10, 8, 6। बस डिस्काउंटिंग ज़रा आपको 1 by 1 करनी पड़ेगी माजरत के साथ।
Market rate for similar transactions is 12% per annum, but as an incentive to OL for entering into lease, FBL has incorporated an implicit rate of 11% per annum, which is known to, देखो ये मार्केट रेट शेड जो है ना, ये हम लेसर के सवाल में देखते थे, वो भी मैन्युफैक्चरर डीलर के, सादा लेसर हो तो उसमें भी नहीं देखते थे, ठीक है। तो इसका मतलब इम्प्लिसिट रेट ही यूज करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है ये इम्प्लिसिट रेट है और ये नोन भी है। आगे, फेयर वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन वाज 40 एंड 7 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अभी ये मैं जो पार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल सिरे से ना काट दिया करो चीज़ को, तो मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ। अभी जो पार्ट कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इस फेयर वैल्यू की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा पार्ट बी में आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो हो सकता है फेयर वैल्यू वहाँ यूज़ हो। लेकिन फिलहाल लेसी का सवाल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखो पार्ट ए में वो कह रहा है वैसे तो OL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, ठीक है। तो लेसी का मैं सवाल कर रहा हूँ, तो उसके अंदर फेयर वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर करना है ना, इग्नोर बोलो। और अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर वाला केस हुआ तो 4 साल पे डेप्रिशिएट करना है हमने, 7 साल को भी फिर क्या कर देंगे, इग्नोर। आगे कहता है ओ हो OL इनकर्ड IDC आते ही होगा आपको, लेसी की IDC, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, और लीज टर्म के ऊपर ही इसको भी अमोर्टाइज करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला, ये हो जाएगा। बनाना क्या है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, तो सारी वर्किंग करोगे, कोई एंट्रियां नहीं मांगी उसने, और क्या कह दिया, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बना दो, बस यही हो गया, ठीक है। अगला पार्ट पढ़ते हैं, ये करो और फिर घर जाओ। पार्ट 2, ऑन 1 मई 2021, 21 ही चल रहा है, OL एंटेड टू अ लीज एग्रीमेंट विद एनर्जेटिक लिमिटेड फॉर द यूज ऑफ 5 फोटोकॉपी मशीन्स फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 years. Semi-annual installments of 2 million is to be paid in advance as per agreement. अभी पढ़ा, as per agreement, lessor has a substantive substitution right to replace the machines. 5 मशीनें पड़ी हैं, कभी भी आता है और कोई उठाकर दूसरी रख के चला जाता है, उसके पास ये राइट है, तो फिर ये लीज नहीं है। हाँ, यही तो मैं चाहता था कि आप कहें। पहली बात, लीज ये नहीं है। अब भाई कह रहे हैं तो नोट देकर छोड़ दें। भाईजान क्या ये हम लाए ही नहीं है, क्या अकाउंटिंग ही छोड़ दें, IFRS 16 नहीं लगा तो जिंदगी खत्म, टाटा, क्या मतलब। बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है, ये आपने फोटो कॉपियां ली तो किस्तों पे या किराए पे ही है ना, तो सिंपल अकाउंटिंग कर दो भाई। लीज नहीं है तो क्या इंट्रो नहीं पड़ी हुई है आपने, किराए पे पहले कभी चीज, IFRS 16 पढ़ने से पहले कभी किराए पे चीज नहीं सी ली आपने, हद हो गई है, क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, लीज नहीं है, लीज नहीं है, लेकिन इंट्रो तो पड़ी हुई है। ये देखो जी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, गल बद गई जे। अच्छा जाने दो, जाने दो, जाने दो, दिसंबर के बाद अगला साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, काफ़ी। हाँ भाई, मामला क्या है, मामला ये है कि 1 मई पर भाईजान ने ये लीज़ की है और सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है इन्होंने 2 मिलियन की एडवांस में। इसका मतलब पहली किश्त कब पे होगी, ये मार्च वाला M है, इधर 1 मई को पे होगी पहली किश्त, कितनी, 2 मिलियन की, और दूसरी किश्त 1 नवंबर को पे होगी और वो भी 2 मिलियन की होगी। देख लो 6 महीने तो ही बनते हैं। अब वो यार एक्रूअल प्री पेमेंट भूल गए हो, वही है एक्रूअल प्री पेमेंट का टॉपिक है। मार्च, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 6 महीनों का इंटरेस्ट, ये सॉरी रेंट जो है ये बना भी सही और पे भी हो गया। मसला कहाँ पे आएगा, ये जो 2 महीने हैं इसके हमने ये पेमेंट कर दी है अगले 6 महीनों की, ठीक है। मार्च आप ज़रा हटो यार, मिटो यार, ठीक है। जबकि एक्सपेंस सिर्फ बनाना है कितना, 2 महीने का। तो ये तो वो बचपन वाला काम था, हो करना था ये भी, सुभान अल्लाह, नई चीज़ सीखी। तो रेंट एक्सपेंस में क्या आएगा, रेंट एक्सपेंस में क्या आएगा, पूरा 2 मिलियन और इस 2 मिलियन को डिवाइड बाय 6 करो, पर मंथ आएगा इंटू 2, आंसर 2 पॉइंट समथिंग। देखो 2 मैंने लिख दिया। अब ये समझ नहीं आई, ये बात समझ नहीं आई
किसको समझ नहीं आई? वो असल में सदमे से ही नहीं निकल पा रहे। मतलब लीज नहीं है फिर भी अकाउंटिंग करनी पड़ी। हाँ जी करनी पड़ी। लीज नहीं है, लीज वाली अकाउंटिंग नहीं कर रहे, सादा अकाउंटिंग तो करो भाई। हद है वैसे। बैलेंस शीट में वो सब कुछ आपने करना ही है, वो तो आप अपनी बैलेंस शीट खुद बनाना। मैं तो करंट एसेट्स में सिर्फ प्रीपेड रेंट लिखूंगा। बचपन याद आ गया तो उसने इंट्रो टेस्ट कर ली शायद 2-3 नंबर के लिए। तो ये जो 2 है ये 6 महीनों का है, पर मंथ करोगे तो आ जाएगा डिवाइड बाय 6 करके, इनटू 4 महीनों का प्री पे कर दिया आपने, तो ये आ गया 1.367 है ना, तो 1.30 हो गया। ठीक है जी, 33। ठीक है, सरप्राइज। ओके, तो जी अब कर लेना ये सवाल होमवर्क में आपने। ओके, होमवर्क में ये सवाल करना है, होमवर्क में ये सवाल करना है जी। एसिड क्या बेटा, पहले ज़िंदगी में कभी आपने बचपन में ऐसे सुना हो? रेंट पे बिल्डिंग ली तो क्या आप अपने पीपीई में रिकॉर्ड करते हो? आपने घर किराए पे, यहाँ पे हॉस्टल किराए पे रहते हो, तो आपने अपनी बैलेंस शीट में उस हॉस्टल को पीपीई रखा हुआ है। आप टेनेंट हो, आप किराया पे करते हो, अल्लाह अल्लाह। एसिड जिसका है उसकी किताबों में रिकॉर्ड होगा, हम क्यों करेंगे? किराए पे हम भी तो जनरेटर देते थे, वो हमारा पीपीई था। इसने फोटोकॉपी मशीन दी है, उसका पीपीई है जिसने ये मशीनें दी हैं। हमारे लिए तो ये किराए पे हैं, अमानत पड़ी है, बस ले जाएगा वापस। सिंपल अकाउंटिंग। ओके जी, आपका एसिड अभी भी घूम रहा है आसपास, देखो ऐसे मसले मसाइल आते हैं, तो बस नर्व्स को काबू रखना है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। ज़िंदगी रही तो ट्यूसडे को होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।